विथ न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सेना की कैंटीन में अब नहीं मिलेंगे इंपोर्टेड सामान और शराब, सरकार ने लगाई खरीद पर रोक। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी बिगाड़ सकता है बीजेपी का गणित, बागियों पर नजर। राजस्थान में 87,000 कांस्टेबलों को झटका, वित्त विभाग ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में सेना की करीब 4,000 दुकानों या कैंटीन्स के लिए आदेश जारी किया है कि वे अब इंपोर्टेड यानी विदेशी सामान की खरीद न करें। इस सूची में विदेशी शराब के नाम भी शामिल हो सकते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद विदेशी शराब कंपनियों के कारोबारी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से सेना की कैंटीन के लिए जारी आदेश यह नहीं साफ किया गया कि कौन से उत्पाद इसके दायरे में आएंगे। हालांकि विदेशी शराब भी इस दायरे में हो सकते हैं। सेना की कैंटीन में शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान को सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को रियायती कीमतों पर बेचा जाता है। इन कैंटीन्स में सालाना करीब $2 अरब से अधिक मूल्य की बिक्री होती है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। रक्षा मंत्रालय के 19 अक्टूबर को आंतरिक आदेश में कहा गया कि भविष्य में प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी सामान की खरीद नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया कि इस मुद्दे पर मई और जुलाई में सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ चर्चा की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का समर्थन करना था। इस मामले में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सरकार द्वारा वित्त पोषित इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के 1 अगस्त के शोध कॉलम के मुताबिक रक्षा दुकानों या सैन्य कैंटीन में कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6 से 7% माल आयात होता है। इनमें चीनी उत्पादों जैसे डायपर, वैक्यूम क्लीनर, हैंडबैग और लैपटॉप भी थोक में होते हैं। उत्तर प्रदेश की रिक्त हो रही 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन तेज है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने के फैसले से निर्विरोध निर्वाचन की संभावना खत्म होती दिख रही है। पार्टी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा की इस चाल से बीजेपी के 9 सदस्यों के जीतने की राह जहां कठिन हो गई है, सपा और कांग्रेस के सामने भी पशोपेश के हालात हो सकते हैं। जब भाजपा की 9 सीटों पर जीत का तिकड़म गड़बड़ा गया है। हालांकि सीटों की गिनती के हिसाब से मामला बेहद उलझ गया है। फिलहाल मौजूदा हालात में भाजपा के 8 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत तय है। लेकिन भाजपा का 1 और सदस्य तभी जीत सकता है जब विपक्ष साझा प्रत्याशी न खड़ा करे, क्योंकि न ही बसपा और न ही कांग्रेस खुद के दम पर अपना प्रत्याशी जिता सकती हैं। विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 36 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसके 8 उम्मीदवारों की जीत तय है और बसपा के उम्मीदवार उतारने का फैसला किए जाने के बाद वह ऊहापोह की स्थिति बन गई है। राजस्थान के वित्त विभाग ने पुलिस कांस्टेबलों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। वित्त विभाग के नियम अनुभाग ने पुलिस कार्मिकों का वेतन ग्रेड पे 2,400 से बढ़ाकर 3,600 करने की मांग को युक्ति संगत नहीं माना है। संयुक्त शासन सचिव वित्त सुरेश कुमार वर्मा के हस्ताक्षर से इस आशय के आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे पहले भी यह मांग उठ चुकी है, लेकिन 20 सितंबर 2017 को विशिष्ट शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी द्वारा इस मांग को परीक्षण किया गया था, जिसमें इसको युक्ति संगत नहीं माना गया। ऐसे में वित्त विभाग कांस्टेबलों की ग्रेड पे 2,400 से बढ़ाकर 3,600 नहीं करेगा। कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने के आंदोलन में प्रदेश के कई विधायकों, सांसदों और पूर्व नेताओं सहित सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सवाल के जवाब में
वित्त विभाग की तरफ से ये जवाब दिया गया है। राजस्थान में करीब 87,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल हैं। इन कांस्टेबलों की मांग थी कि उनका ग्रेड पे 2,400 से बढ़ाकर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के समान 3,600 किया जाए। और वहीं अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में दुर्गा अष्टमी के दिन कस्बे के कालका माता मंदिर में धोख लगाने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के सामने लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आए। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि मंदिर के पुजारी भी बिना मास्क लगाकर बैठे रहे। भीड़ में न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई और न ही मास्क का उपयोग किया गया। इसको देखकर लगता है कि लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। राजधानी जयपुर के बस्सी भावपुरा की नवनिर्वाचित सरपंच काली देवी मीना शपथ लेते ही गांव की समस्या को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास पहुंचकर बताया कि मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को पानी की आवश्यकता है। उसके लिए ग्राम पंचायत में एक बड़ी पानी की टंकी बनवाई जाए। साथ ही सरपंच ने दूसरी मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में युवाओं के लिए एक खेल मैदान होना चाहिए। उनकी तीसरी मांग ग्राम पंचायत की सड़कों को लेकर थी। उन्होंने ग्राम पंचायत की मुख्य सड़कों को बनाने की मांग की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि ग्राम पंचायत भावपुरा को केंद्र सरकार की पूरी योजना का फायदा दिया जाएगा। साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नवनिर्वाचित सरपंच काली देवी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सरपंच काली देवी के साथ समाज सेवी रामावतार मीना भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के आजाद चौक में 74 वर्षों से चली आ रही रामलीला मंचन का इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंचन न करके 7वें दिन प्रतीक के रूप में शॉर्ट रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें राम हनुमान मिलाप, लंका में अशोक वाटिका में हनुमान सीता का संवाद तथा हनुमान द्वारा लंका दहन के दृश्य का कलाकारों ने मंचन किया। बाद में कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा राम लक्ष्मण सीता महाआरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मुकेश नारायणीवाल और पूर्व सभापति मंजू पोखराना सहित पार्षदगण मौजूद रहे। पूर्व सभापति मंजू पोखराना ने कहा कि 74 वर्षों से चली आ रही रामलीला की मंचन परंपरा खंडित ना हो, इसके लिए हमने जिला कलेक्टर से बात करके इसको लघु नाटिका के रूप में मंचन करने की अनुमति ली, जिसके बाद आज हमने कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप यहां रामलीला का मंचन किया है। आजाद चौक के अंदर विगत 74 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन होता आ रहा है। अभी कोविड-19 के तहत हमने जब कलेक्टर साहब से परमिशन मांगी तो उन्होंने 5 आदमियों के हिसाब से ही परमिशन दी कि यहाँ पर थोड़े से आदमी रखते हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है तो आप इसका मंचन बहुत शांति से, बहुत ढंग से करके और हमें अवगत कराएं। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर परमिशन ली। पर यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष हैं गोविंद जी व्यास, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश जी नारायणीवाल और नंद किशोर जी, हमारे गोपाल जी सोनी, यहाँ की जो सारी टीम लगी हुई है, अलका जी, ये सब ने मिलकर के बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लघु नाटिका के रूप में शॉर्ट में करके और एक बहुत अच्छा संदेश पूरे भीलवाड़ा में दिया है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हनुमान जी का झंडा हमारे यहाँ पर जैसे विगत वर्षों से लगातार जो लगा हुआ है वो लगातार चल रहा है। मैं सबके यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोविड-19 के तहत हमें नियमों का पालन करना है और डिस्टेंस बना करके, मास्क लगा करके और हाथ को सैनिटाइज कर करके ही हमें इस जो महामारी की बीमारी चल रही है इससे बचाव करना है। तो मैं आज सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब खबर श्रीगंगानगर जिले के शोपुरा कस्सी क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को दुर्गा अष्टमी धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह 8 बजे तक अष्टमी तथा उसके बाद नवमी लगने से अष्टमी और नवमी इकट्ठी ही बनाई गई। इसके साथ ही आज से सर्दियां नवरात्रों का समापन हो गया। शनिवार अल सुबह उठकर भक्तजनों ने स्नान के बाद मंदिर की सफाई की। तत्पश्चात माता के लिए भोग व भोजन के रूप में हलवे, पूड़ी, चने का भोजन बनाया। नन्ही नन्ही दुर्गा स्वरूपा कंजकों को उनके पैर धुलाकर आसन पर बैठाकर भोजन कराया। तत्पश्चात मेहंदी लगाकर तथा उनके चरण स्पर्श कर परिवार की खुशहाली के लिए दुआ की गई।
चारा उत्पादन केंद्र स्थित दुर्गा मंदिर में भी सुबह कोरोना के चलते चंद भक्तों के सानिध्य में हवन किया गया, कंजकों को भोजन कराया गया, उपस्थित भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। और अब खबर नागौर जिले के जायल क्षेत्र से। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा जायल तहसील के कर्मचारियों द्वारा सहकारिता मंत्री, रजिस्ट्रार, विधायक एवं उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों द्वारा नियोक्ता निर्धारण व स्क्रीनिंग व अन्य मांगों को जल्द लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष केशाराम, उपाध्यक्ष ताराचंद टोगसिया, कोषाध्यक्ष मोहन राम बिड़ियासर, सचिव राजेंद्र सिंवर, जगदीश सांडीला, भूराराम रेवाड़, परमेश्वर बरनेल, राजीव कुमार सहित सदस्य मौजूद रहे। और अब खबर झुंझुनू जिले से। उदयपुर वाटी कस्बे में एक तरफ जहां घर घर शौचालय बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है, वहीं गांव में जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसा ही मामला एक उदयपुर वाटी नगर पालिका की ओर से लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सार्वजनिक सुलभ शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इनमें नियमित साफ सफाई व पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका की ओर से बनाए गए लाखों रुपए के जगह जगह सुलभ शौचालय धूल फांक रहे हैं और नगर पालिका के लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। वहीं नगर पालिका की ओर से बनाया गया सार्वजनिक सुलभ शौचालय की सफाई ठेकेदार इनकी नई तो कोई साफ सफाई कर रहा है और ना ही इनमें पानी की व्यवस्था कर रखी है और नगर पालिका के लाखों रुपए का चूना लग रहा है। नगर पालिका की ओर से वार्ड में भी महिला पुरुषों के लिए अलग अलग सुलभ शौचालय बनाए गए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और न तो नियमित कोई साफ सफाई होती है और ना ही उनमें पानी की व्यवस्था है, जिसके चलते अधिकांश सुलभ शौचालय की टंकियां टूट गई हैं। वहीं अधिकांश वार्ड के लोग शौचालय के लिए बाहर जा रहे हैं। कई बार तो आसपास के दुकानदार पैसे एकत्रित करके साफ सफाई करवाते हैं। बस स्टैंड का मामला है। उदयपुर प्रशासन ने बहुत पुराना बस स्टैंड है, सबसे पुराना। यहाँ पे ये इंदिरा रसोई है, ये सुलभ शौचालय है। ये सुलभ शौचालय की बदबू, ये गटर की कोई फूटी हुई है, इसमें से बदबू आती है। यहाँ कोई खाना वाना खाना पसंद नहीं करता है। यहाँ पे बदबू इतनी भयंकर है कि आम लोग परेशान होते हैं। उधर पीछे भी बाथरूम की वो कोई खोदी हुई है, वो भी आज तक बंद नहीं हुई। जब से बाथरूम बने हैं तब से वो कोई खुदी हुई है। कलेक्टर साहब ने खुद ने ये आदेश निकाला था पहली बार जब ये इंदिरा रसोई का उद्घाटन हुआ था उस दिन, कि यहाँ से इंदिरा रसोई को तुरंत हटाया जाए। और अब खबर सिरोही जिले से, जहां जवाल नदी पर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते जलापूर्ति के लिए लगी पाइपलाइन में लीकेज होने से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहता नजर आ रहा है। जवाल नदी पर जलदाय विभाग की लगी पाइपलाइन में लीकेज होने से जैसे फुवारा लगा हो, यह देखने के लिए आते जाते लोग भी वहां रुक जाते हैं और जलदाय विभाग की अनदेखी की चर्चा करते हैं। जवाल बरलूट मुख्य सड़क के दिन भर विभागीय के आला अधिकारियों का आन जान भी होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देना विभाग पर सवालिया निशान लगना वाजिब है। एक और जहां पीने के पानी को लेकर ग्रामीण भटक रहे हैं, वहीं विभाग की लापरवाही के चलते सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। और अब खबर जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र से। पिपाड़ सब डिवीजन भारतीय मजदूर श्रमिक संघ ने केंद्र सरकार की श्रम कानूनों के बदलाव के विरोध में एवं राज्य के विद्युत विभाग में बड़े पैमाने पर निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दोपहर के समय धरना प्रदर्शन करके सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंप दिया। डिस्कॉम में जिला महामंत्री संजय टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में मीटर, बिलिंग, कैश कलेक्शन, जीएसएस संचालन, रखरखाव एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण का कार्य ठेके दिया जा रहा है, जिसका श्रमिक संघ पूर्ण रूप से विरोध करता है। निजीकरण के विरोध में आज पिपाड़ सब डिवीजन में धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंप दिया गया। मीडिया प्रभारी जितेंद्र जाखड़ ने बताया कि आगामी दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के सभी अधीक्षण अभियंता कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन एवं
जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय पर धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। उसके उपरांत भी विद्युत कर्मचारियों की मांग सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस अवसर पर डिस्कॉम जिला महामंत्री जोधपुर संजय टाक, पीपाड़ शाखा के महामंत्री रामकिशोर जाखड़, उपाध्यक्ष श्रवण राम माली, अमराराम गुज्जर, सुरेश वैष्णव, मीडिया प्रभारी जितेंद्र जाखड़ सहित भारतीय मजदूर श्रमिक संघ के सदस्य उपस्थित रहे। और अब खबर जालोर जिले से। आहोर के खारा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आहोर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य सहित विद्यालय स्टाफ ने भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वाह करते हुए विद्यालय की 21 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर विधिवत पूजा अर्चना की एवं उनके चरण धोकर कुमकुम, रोली, मोली, चुंदड़ी, माला पहनाकर पूजन किया गया। प्रधानाचार्य वने सिंह उदावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति व समाज में नारी का स्थान पूजनीय व देवतुल्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का महत्व बताकर यह माना है कि जहां नारी का मान सम्मान होता है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। कन्या पूजन कार्यक्रम के दौरान आचार्य सुरेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश बोहरा, कविता रावल, राधा परमार एवं ABVP नगर उपाध्यक्ष रमेश कुमार टेलर उपस्थित थे। और वहीं सिरोही जिले के जावाल क्षेत्र में सुप्रसिद्ध श्री सांची याव माता मंदिर परिसर में श्री चामुंडा गरबा मंडल के बैनर तले आयोजित नवरात्रि महोत्सव के दरमियान मानो देवता स्वर्ग से जमी पर उतर आए हों और जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि देखो हमने भी मास्क बांधे रखा है और आप भी कोरोना के चलते अपने मुंह पर मास्क जरूर बांधे रखें। वैसे तो श्री चामुंडा गरबा मंडल द्वारा आयोजित गरबों की ख्याति आसपास के दर्जनों गांवों में है और दूर दराज से लोग जावाल के गरबा नृत्य देखने आते हैं, पर इस बार कोरोना के चलते कार्यकर्ताओं ने भी सादगी के साथ सरकारी गाइडलाइन के अनुसार गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा और साथ ही दर्शन को आने वाले हर श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया जाता है। इस बार गरबा नृत्य करते देवी देवता हो या गायक कलाकार हो या संगीत कलाकार सभी मास्क का उपयोग करते नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों को यही संदेश दे रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और न ही कोई वैक्सीन बनी है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जयपुर में नगर निगम जयपुर ग्रेटर वार्ड 39 की निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी रमेश कटारिया ने वार्ड का दौरा किया और वहां की समस्या जानी। रमेश कटारिया ने बताया कि मैंने बहुत काम किए हैं, वार्ड में पिछले काफ़ी समय से जनता से जुड़ा हुआ हूं और उनके हितों के लिए काम करते आया हूं और जनता के साथ और सहयोग को देखते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। वार्ड की जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आज पूरे वार्ड का दौरा करके मैंने हर समस्याओं को देखा है और जनता को आश्वासन दिया है कि आपकी हर परेशानी का समाधान होगा। आप सभी के लिए मैं हर समय तैयार हूं। मेरा नाम रमेश कटारिया, वार्ड नंबर 36 उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, बेल्ट नंबर 7। 1 तारीख को वोटिंग होगी। मैं मेरे वार्ड नंबर सभी सदस्यों और मेरे परिवार जो कि वार्ड नंबर 36 है उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो 1 तारीख को फुल जोश के साथ वोटिंग करें, अपना पूरा समर्थन दें और बेल्ट नंबर 7 को दबाएं जिसका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। मैं सभी से आशा करता हूं कि मुझे फुल सपोर्ट और समर्थन देंगे क्योंकि मैं यहीं का क्षेत्रवासी हूं, इस वार्ड का ही हूं और मुझे पूरे वार्ड से पूरा सपोर्ट मिला है, तभी मैं आगे बढ़ा हूं। और इस त्योहारी जो हमारे त्यौहार आ रहा है दीपावली और हमारा दशहरा जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है, तो उसकी मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। बड़ों को मैं अपना चरण स्पर्श करूंगा, छोटों को मेरे साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करूंगा।
स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।